हेलो साथियों, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये इशू जो है दो पूरे साल न्यूज़ में था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इशू का नाम हम क्या है आगे रिवील करते हैं। वो है सर इंट्रोडक्शन टू एमएसपी लीगलाइजेशन। आपको पता है फार्मर प्रोटेस्ट कितने एग्जॉस्टिव वे में बहुत ज़्यादा थे। आपको ये भी पता है कि एमएसपी को लेकर लीगलाइजेशन में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। अ टसल बिटवीन अ फार्मर कम्युनिटी एंड अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सिर्फ पॉइंट ये है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है जानना। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है टर्म एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दो यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि खालिस्तानी मूवमेंट है। कंगना दीदी ने भी कहा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है, पर हमें नहीं जानना वो पॉलिटिकल मूवमेंट है या नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें बस इतना जानना है हमारे रेलेवेंस के लिए क्या है, हमें पढ़ना है, एग्जाम में मेंस में लिखना है, नंबर लेने और आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई फायदा नहीं है जानने का। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली, क्या है हिसाब एमएसपी लीगलाइजेशन। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि एमएसपी जो है वो एक सब्सिडी है। एमएसपी जो है वो सब्सिडी है, और सब्सिडी अगर आपके बजट में पड़ा है, इट्स नथिंग बट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसा खर्चा जिसकी वजह से सरकार का ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना लायबिलिटीज कम हो रही है। इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाता है, जो अगेंस्ट एफआरबीएम एक्ट जाता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, और अगर आपको बेसिक पता है तो पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक सब्सिडी है। सब्सिडी है जो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। क्यों आया एमएसपी का कंसेप्ट, इसको थोड़ा जानते हैं, आराम से देखिए क्या हिसाब है। सर अर्लियर क्या होता था, फार्मर है, एक F1 फार्मर है, F1 फार्मर, समझते जाइए आराम से, बिल्कुल। F1 फार्मर, इसने 2 kg टोमेटो प्रोड्यूस करे। ठीक है, बहुत सही बात है। चलेगा बेचने, हमें पता है कहां जाते हैं बेचने, मंडी। ठीक है, एपीएमसी मंडी। एपीएमसी जैसे दिल्ली में एपीएमसी मंडी जो है वो शहजादपुर मार्केट वगैरह हो गई। ठीक है, और जगह पे और सारी मार्केट होती हैं, तो ये होलसेल मार्केट होती है जहां बल्क में परचेज और सेल होती है। जैसे आजादपुर मंडी है दिल्ली में, एग्जाम्पल एपीएमसी का, तो ये एपीएमसी मंडी चलेगा लेने। ठीक है, एपीएमसी मंडी में हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, लाइसेंस लेने पड़ते हैं। हैवी करप्शन इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि पैसे देके लाइसेंस लिया जाता है। एपीएमसी मंडी क्या सेल करने, एपीएमसी मंडी में भाई ट्रेडर्स है। सपोज 3 ट्रेडर है, T1, T2 एंड T3, तीनों ट्रेडर है। बाय लॉजिक ये इंसान 2 kg टोमेटो उसको बेचेगा जो इसको ज्यादा प्राइस देगा। सिंपल सा लॉजिक, जो ज्यादा प्राइस देगा T1 T2, ऑक्शन होगी। ठीक है, ऑक्शन बाय लॉजिक जो ज्यादा पैसे दे, ऑक्शन हुआ, ऑक्शन हो गया। ऑक्शन में प्राइस क्या आया, T1 ने कहा मैं दूंगा 50 रुपीज अ केजी, 50 रुपीज अ केजी। सरप्राइजिंगली T2 ने भी ये कहा कि मैं दूंगा 50 रुपए किलो, 50 रुपीज केजी। और दोबारा कोइंसिडेंटली T3 ने कहा मैं भी दूंगा 50 रुपीज केजी। एज द रिजल्ट सर ये किसको बेचे, ये इसको कह, और ये मार्केट प्राइस से कम है। एक चीज और ध्यान रखिए, इन तीनों ने प्लानिंग करी कि हम एक ही प्राइस रखेंगे, जबकि अगर ये किसी बाहर होलसेल मार्केट, हमारा आप कह सकते हैं लॉ है कि सबसे पहले होलसेल जो सेल होनी चाहिए वो एपीएमसी मार्केट में होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ओपन मार्केट में सेल करता तो 1 किलो टोमेटो का जो रेट चल रहा था वो 60 रुपए था, लेकिन ये तीनों ने कहा नहीं हम 50 देंगे। इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन मतलब एक ग्रुप बना लेना कि यार ठीक है हम एक ही प्राइस ऑफर करेंगे ऑक्शन में, उसको बेचना होगा बेचेगा, नहीं बेचना होगा नहीं बेचेगा। एक्सप्लॉइटेशन, सिंपल वे, एक्सप्लॉइटेशन। उसके पास क्या ऑप्शन है यार, वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, टोमेटो लेके आया एपीएमसी मंडी तक, अब क्या वो वापस थोड़ा ना लेके जाएगा, उसके पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। इतने रिसोर्सेज होते तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर तो नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक, ये कार्टेलाइजेशन है। इस कार्टेलाइजेशन को काउंटर करने के लिए
इस कार्टेल प्रॉब्लम को, कार्टेलाइजेशन और एक्सप्लॉइटेशन को काउंटर करने के लिए सर एमएसपी आया था। एमएसपी कहता है, एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का कि यार हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देंगे नो मैटर व्हाट, हम आपको ब्याज सही देंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे एमएसपी जो कैलकुलेट होता है, जो एमएसपी कैलकुलेट होता है, आप यहां देखिए, वो होता है A2 प्लस FL के फॉर्मूले। क्या A2 का मतलब जितनी इनपुट कॉस्ट लगी है, जितनी इनपुट कॉस्ट लगी है वो कंप्यूट होती है एमएसपी देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको खेती बाड़ी करते हैं, आपको पता चला ट्रैक्टर का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, सीड्स का खर्चा, ये सब कुछ कंप्यूट होता है। FL लेबर कॉस्ट, भैया मजदूर काम भी तो कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट काम भी कर रहा है, हो सकता है उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, तो वो भी कंप्यूट करी जाती है एमएसपी को कैलकुलेट करने में। हाउएवर ये एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज कहा था कि ये फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमएसपी दैट इज A2 प्लस FL इज नॉट परफेक्ट, इज नॉट परफेक्ट। क्यों परफेक्ट नहीं है सर? हम इस चीज में अब एक चीज अवॉइड कर देते हैं, जैसे इसको आगे भी हम जब एग्रीकल्चर सीरीज में लेके आऊंगा उसमें और एक्सप्लेन में डिटेल में करूंगा, लेकिन अभी आपके समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर देखिए, एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए जो अभी यूज होता है फॉर्मूला वो होता है A2 प्लस FL, पर हम एक चीज अवॉइड करते हैं जो स्वामीनाथन ने रिफ्लेक्ट करा था अपनी रिपोर्ट में, वो है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव C2। मतलब फॉर्मूला देखो, ये होता है इनपुट एक्सपेंसेस, जो हम कैटर कर रहे हैं ये होता है इनपुट एक्सपेंसेस। FL क्या हो? FL हो गया आपका लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। थर्ड C2। सर एक बात बताइए, मान लीजिए एक स्मॉल फार्मर है, वो अपने लैंड पे खेती कर रहा है, अगर अगर वो किसी उसका अपना लैंड ना होता, वो एक रेंटल एग्रीकल्चरिस्ट होता या किसी के लैंड में काम कर रहा होता, तो वहां वो रेंट भी दे रहा होता, वहां वो रेंट भी दे रहा होता। अगर वो एज आप कह सकते हैं टेनेट काम कर रहा होता कहीं पर, तो वो रेंट के पैसे भी देता उस एग्रीकल्चर में प्लाट लेने के लिए। ये रेंटल इनकम को, ये रेंटल इनकम को इग्नोर किया गया है, ये रेंटल इनकम फॉरगॉन को इग्नोर किया गया है करंट एमएसपी फॉर्मुलेशन में। रेंटल इनकम फॉर्गॉन, ये इग्नोर किया गया है करंट में, और MS स्वामीनाथन कमेटी ने इसको कहा कि इंक्लूड करें जो अभी तक नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी एमएसपी कैसे मिलता है, तो एमएसपी में आप कहेंगे फॉर्मूला होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सब्सिडी है इज नथिंग बट 1.5, 1.5 गुना FL प्लस 8। ये अभी इसका फॉर्मूला है एमएसपी जो कंप्यूट होता है, जो करेंटली 25 क्रॉप्स के लिए, 25 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है। लेकिन ऑपरेशनली अगर और आप प्रैक्टिकली देखें तो मेजरली जो बल्क प्रोक्योरमेंट होती है वो व्हीट एंड राइस की होती है, वो व्हीट एंड राइस की होती है। ठीक है, अब क्या इश्यू है एमएसपी में, आओ देखें। अब देखो यार, एमएसपी की प्रॉब्लम्स क्या है, एमएसपी की प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसपी जो है वो मेजरली प्रोक्योरमेंट किससे कर रही है, राइस और व्हीट से। और आपको एक इश्यू पता होना चाहिए कि एमएसपी अगर राइस के लिए ज्यादा फॉर्मुलेट होगी, राइस के लिए ज्यादा फॉर्मुलेट होगी सर, तो राइस आपको पता है इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मिथेन गैस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा होगी। क्योंकि अगर सरकार राइस के लिए दे रही है तो फार्मर्स के पास इंसेंटिव है कि यार राइस को ग्रो करते हैं, राइस को ग्रो करेंगे, और राइस जो है मेजर एमिटर है CH4 का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पहला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक, समझ गए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन समझ गए। दूसरा, दूसरा क्या टॉपिक है सर? सर दूसरा है, अगर एमएसपी है तो सर मैंने आपको पहले बताया था ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, ज्यादा अगर सरकार की बोरोइंग या फिस्कल डेफिसिट हो जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स उसको क्रिटिसाइज करती हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। और क्या टॉपिक है, और क्या इशू है सर, और क्या इशू है, और क्या इशू है एमएसपी का, खुद सोचिए सर। एक और चीज सोचिए, एमएसपी डिस्टॉर्ट मार्केट, कैसे? इट डिस्टॉर्ट्स मार्केट, डिस्टॉर्ट मार्केट्स। कैसे सर, कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा मार्केट में? सर एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट सिर्फ राइस और वीट को प्रोक्योर करेगी, मतलब और चीजों की प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए वगैरह, इन सबको प्रोक्योर नहीं कर रही, एज अ रिजल्ट फार्मर का पास इंसेंटिवाइज है कि वो ये सिर्फ वीट और राइस को ग्रो करे, बाकी चीजों को ग्रो नहीं करेगा। तो बाकी चीजों की सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, जैसे ऑयल सीड्स की सप्लाई कम हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर की सप्लाई कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, किसी की अगर सप्लाई कम है तो और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस शूट अप कर जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। और सर आपको पता है स्मॉल और एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, वही इसके विक्टिम बन जाएंगे इन्फ्लेशन के लिए। इसलिए ये डिस्टॉर्ट करता है मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ले आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ले आता है, डिस्टॉर्ट्स मार्केट, डिस्टॉर्ट्स मार्केट। ठीक है, और सर ये रिग्रेसिव इन नेचर भी है, क्या मतलब है इसका भाई? रिग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है? सर पहले ना क्या होता था, दिल्ली में तो अभी भी है, दिल्ली में तो अभी भी है कि इलेक्ट्रिसिटी पे आपको सब्सिडी मिलती है, मतलब बिल कम आता है। पर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कमर्शियल हाउसेस को होगा या अमीर लोगों को होगा जो एसी ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो ज्यादा यूज कर रहा है उसको ज्यादा फायदा होगा। तो सेम एमएसपी का तो हिसाब है सर, जिसके पास लैंड ज्यादा होगा, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो लार्ज फार्मर्स होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उनका आउटपुट ज्यादा है, उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सब्सिडी का एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स मतलब 1 to 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मार्जिनल फार्मर्स मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इनको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिग्रेसिव है। मतलब जैसे अगर आप देखें नहीं तो जीएसटी को हम रिग्रेसिव कहते हैं, वो अलग बात है क्यों कहते हैं, क्योंकि जीएसटी का मेजर बर्डन जो है वो एक आम पॉपुलेशन झेल रही है, ना कि अंबानी अडानी। सिंपल सी बात है, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर हो जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हमें इतने पॉइंट्स ही हैं अपना 250 वर्ड का आंसर पूरा करने के लिए। ठीक है सर, क्यों एमएसपी को लीगलाइज नहीं करना चाहिए? लेकिन एक पक्ष है तो दूसरा भी होगा सर, क्यों लीगलाइज करना चाहिए? सर लीगलाइज इसलिए करना चाहिए कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे यहां पर कार्टलाइजेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होती है, और ये अपने आप को सिक्योर चाहते हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिक्योर सिस्टम, वो सिक्योर इकोनॉमी तो नहीं है, वो रेन फेड इकोनॉमी में है, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आपकी मार्केट के ऊपर है कि वॉलेटाइल है या नहीं है, तो उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो उन्हें भी तो चाहिए, वो थोड़ा चाहेंगे उनकी बीवी बच्चे मर जाए। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। दूसरा सर एमएसपी का ये प्रोसेस है कि जो इनको ना फार्मर्स का क्या है, इनका ट्रस्ट डेफिसिट है कॉर्पोरेट्स के साथ, ट्रस्ट डेफिसिट है कॉर्पोरेट्स के साथ। कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ क्यों सर, क्यों ट्रस्ट डेफिसिट है? मतलब भरोसा कम। भरोसा इसलिए कम है सर क्योंकि सिंपल सी बात है, उनका पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है यार आप चले गए, मान लीजिए अंबानी अडानी के रिटेल हाउसेस ने हमारे साथ सौदा करा, कल को ये मुकर गए तो क्या होगा? कल को भाई ये कह देंगे यार हमें तो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है आपके प्रोडक्ट की। फार्मर और अंबानी के बीच में डील हुई, अंबानी ने कहा मुझे इतना इतना माल चाहिए, अंबानी को कल को कह दिया नहीं यार मुझे तो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज नहीं लग रही, मुझे आपकी क्वालिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कौन इसको फुलफिल करेगा? उस बेचारे का नुकसान। तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इसलिए वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ला, तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इसलिए भी जरूरी है सर कि कॉर्पोरेट्स। और गवर्नमेंट का ऐसा भी रहा है कि जो मेजर डिस्कोर्स रहा है कि ये है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म बहुत चल रहा है, जो हमने कल कवर करा था कि यार कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के बीच में काफी बड़ा नेक्सस है। तो वो हमेशा जो गवर्नमेंट है उन्हीं के लिए पॉलिसी लेके आ रही है जो कॉर्पोरेट्स को फायदा करे, वो सारा इसका सिस्टम था। ठीक है सर, तो ये हमारे गए दूसरे रीजन भी हो गए। ठीक है, और और क्या है? और सर एक और रीजन कह सकते हैं आप कि एमएसपी को इसलिए लीगलाइज करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग हो। दो, जैसे मैंने अभी कहा
कि एमएसपी 25 क्रॉप्स के लिए अप्लाई होती है, अनाउंस होती है सीएसीपी की तरफ से, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड वो सीएसीपी बता देता हूँ, ये सीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंड करती है एमएसपी का प्राइस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है सर, ये रिकमेंड करती है सर। अभी सिर्फ लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ 2 क्रॉप्स में हो रही है। अगर ये सिस्टम 25 क्रॉप्स के लिए अवेलेबल हो तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होगा, क्योंकि सर आप अगर मोनोकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो सॉइल भी नुकसान होती है। अगर आप सिर्फ वीट या राइस ग्रो करेंगे तो एनपीके का रेशियो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 4:2:1 होता है, वो डिलीट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर 25 क्रॉप्स के लिए हमने एमएसपी कर दिया तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं इंसेंटिवाइज करेगा किसको, फार्मर्स को, कि आप सारे क्रॉप्स ग्रो करें, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होगा, सस्टेनेबल फार्मिंग भी होगी, और एम्पावरमेंट तो करेगा अगर सिक्योरिटी होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये सारा इश्यू था जो हमने एमएसपी को लेके करा कि क्यों इसको लीगलाइज करना चाहिए, क्यों इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा, ऐसी में और वीडियोस लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।